एक सीट छोड़ देना, अगर तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, अपना सामान रख लेंगे हैंडल। हाँ, एक सीट छोड़ दें। Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam focus revision sessions August 2023. Today we are conducting first of 5 sessions on CAF 2 text practices. The timings of today's session would be from 9:30 a.m. to 1 p.m. with necessary breaks, which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comments section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. Thank you, Mr. Muhammad Ali Shah. Dear students, Assalamu alaikum. From this time onwards, Quetta station is also connected and students from Quetta are also attending these classes. We are really lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for these sessions, and you all know him that he has teaching experience of more than 8 years. Initially he started working as CFO in a pharmaceutical sector company. During his job he realized that his teaching is his passion, and you know, when passion meets profession, then miracles happen. Hence, he adopted his passion as his profession. His area of interest are business law, taxation, audit, and corporate laws. One of the most passionate teachers I have ever met. Dedication will reflect in his lecture. Please welcome Mr. Ali Imran. Thank you so much, sir. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. इनिशियली हम अब बात करेंगे कि जो ये वाले सेशंस हैं इनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सकता है थ्रू आउट। मैं पहले 5 मिनट इस पर बात करना चाहूँगा कि हम इन सेशंस को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के जो इस टाइम में मैं आपको बता सकूँ मैक्सिमम बता पाऊँ इंशाल्लाह। आपने अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। मैंने इन 5 डेज़ को 10 सेशंस में ब्रेक कर दिया। इस वक्त हम डे 1 सेशन 1 में मौजूद हैं। इंशाल्लाह 15 मिनट्स की ब्रेक होगी 11 बजे, और उसके बाद डे 1 सेशन 2 होगा। तो तकरीबन 1 घंटा, तकरीबन 1.5 घंटे के 2 सेशंस हैं। एम ये है कि उसको ब्रेक करके हम अपने हर एरिया को कवर कर सकें। आपके सामने इस वक्त जो 10 सेशंस हैं उसकी डिटेल मौजूद है कि किस किस सेशन में हम क्या क्या कर रहे होंगे। तीसरे नंबर पे हम इसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़रा इसकी बात सुन लीजिए। एक आइडियल वे ये है
कि आप फोकस्ड होके जो पॉइंट, जो बात बताई जा रही है उसे ध्यान से सुने, और जो चीज़ आपको समझ आ रही है और आपको पता है, सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, देखी हुई है, बिल्कुल सही। कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप सुनेंगे और आप एकदम कहेंगे कि ये कौन सी बात बता दी सर ने, ये तो मैंने नहीं सुनी हुई, या मुझे इस बात के बारे में नहीं पता था। वो असल बात है, वो आपकी आउटकम है जो आपने इस सेशन से लेनी है। कर दीजिए। स्क्रीन तो यही बनती है, पावर पॉइंट शेयर करें तो बेहतर है। हाँ, वहाँ पर बैठ के आप आवाज़ देखते रहिएगा, आवाज़, डिस्प्ले, चीज़ें ठीक आ रही हैं ऑनलाइन के लिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे, आप अटेंटिव होके बैठें और बस इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो बातें आपके कानों में आ रही हैं, जो सुनी हुई हैं, जो देखी हुई हैं, जो तैयार की हुई हैं। हाँ, ऐसी बात जो आपने नहीं सुनी, आपको नहीं पता, उसके हवाले से आप एक्स्ट्रा अलर्ट होंगे कि ये सर ने कौन सी बात कर दी, ये मुझे नहीं पता। उसको हाईलाइट करें, उसको ध्यान से सुने, और चूंकि ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तो आप बाद में उसको रेफर बैक करके दोबारा भी सुन सकते हैं। ICAP के फेसबुक पेज पर ये लाइव आ रहा है, बाद में इसको ये रिकॉर्ड हो जाता है और आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं YouTube पर भी इसको इन वीडियोस को डाल दूं ताकि बच्चे स्पीड कम ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकें। प्लेबैक स्पीड की ऑप्शन फेसबुक पे नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आप उसको वहाँ से देख सकते हैं, और वो बात जो आपको नहीं पता वो आप दोबारा सुने ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आपको उसमें प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है कि मैं इसको नहीं समझ पा रहा या मुझे मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वो व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा, उससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो हम कंटेंट सारा वहाँ पर शेयर कर रहे होंगे, YouTube के लिंक भी वहाँ पर शेयर हो रहे होंगे, जो स्लाइड्स आपके सामने प्रेजेंट होंगी इंशाल्लाह वो भी शेयर हो रही होंगी, और उसके अलावा उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी हूँ, सर इनायत भी हैं, तो आप कोई भी इशू हो उसमें डिस्कस कर सकते हैं। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई बात हो तो आप वहाँ से मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह उस क्यूरी को रिजॉल्व कर दूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इशू हो तो सर भी मौजूद हैं, वो उसको देख पाएंगे और आपका मैटर रिजॉल्व कर पाएंगे। मेनली जो हमारा एम है वो ये है कि इस सेशन को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इस सेशन में हमारा मकसद रिवाइज करवाना, रिवीजन देना है। अब उसमें होता ही है कि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो कॉन्सेप्ट को ग्रैब करें, साथ साथ उसको बुक से रिकंसाइल करेंगे तो शायद सारी बात बुक से रिकंसाइल नहीं कर पाएंगे और बात आगे निकल जाएगी। सर ये लेक्चर्स 100 आवर्स के जनरली इसको डिटेल में पढ़ाया जाए तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 100 आवर्स, तो हम उसको कंसाइज करके 15 आवर्स में लेकर आए हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा सकें। ठीक हो गया सर? ये इसकी यूटिलाइजेशन है इन लेक्चर्स की कि आप इसको बहुत अच्छे से सुने, समझें, जहाँ पर प्रॉब्लम आए
मैं ब्रेक टाइम जब होगी तो मैं उस वक्त पर्सनली यहाँ पर ही मौजूद रहता हूँ कि किसी बच्चे की कोई क्यूरी हो तो उसको एड्रेस किया जाए। उसके अलावा कोई क्यूरी हो तो आप जो फिज़िकल हैं वो तो पूछ लेंगे ब्रेक टाइम में, और जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्या कहते हैं फेसबुक में कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं जिसको हम एड्रेस करें। इसके अलावा अगर बाद में आप ये लेक्चर ले रहे हैं, ये लाइव नहीं है और आप रिकॉर्डेड वर्जन ले रहे हैं, तो आप किसी वक्त भी जो ग्रुप के जो वीडियो आ रही है लाइव उसकी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है उस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर वो ग्रुप एडमिन ओनली होगा तो आप वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज करके अपनी क्यूरीज को एड्रेस कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें प्लान करके आप लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि आप का क्वेश्चन टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम आपके जहन में कोई सवाल आए तो इंशाल्लाह एक फैसिलिटेटर या इंस्ट्रक्टर मौजूद हो जो आपकी क्यूरीज को एड्रेस कर सके। वो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करने की कमिटमेंट हमारी इन 5 दिन तक के लिए नहीं है, टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम है इंशाल्लाह। सर पेपर की अगर बात करूं तो पेपर टेक्स्ट का कहने को थ्योरेटिकल नेचर है, लॉ है, लेकिन ज़्यादातर जो टेस्टिंग होती है वो न्यूमेरिकल की होती है। अंदाज़न 70% के करीब पेपर न्यूमेरिकल में आ रहा है या न्यूमेरिकल नेचर का क्वेश्चन होता है जो उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछा होता है। इस केस में एक बात तो बहुत क्लियर है कि मैं इसको ऐसे डिफ़ाइन करता हूँ कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग होनी लाजमी है, चाहे आपको वो अंग्रेज़ी पक्की याद हो या ना हो। यानी आपको वो कॉन्सेप्ट उर्दू में आता है तो आप उसको न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। जब बात थ्योरेटिकल पार्ट की आती है तो उसमें ऐसा ज़रूर हो जाता है कि आपको उसकी अंग्रेज़ी याद हो, चाहे आपको वो वाली बात उतनी अच्छी ना भी समझ आई हो तो गुजारा हो जाता है। सो 70% से ज़्यादा पोर्शन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो हमारा भी यहाँ पर डिस्कशन और सारा बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा और कोशिश होगी कि हम आपको चीज़ें सिखाएं, अंडरस्टैंडिंग दें, और वो हमारी प्रायोरिटी है। अगर हम ICAP की ग्रेड देखें तो वो कहता है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इंट्रोडक्टरी जो एरिया है इंट्रोडक्टरी एरिया जो है उसमें ICAP की ग्रेड कहती है कि जनाब 5 to 10% तक पेपर आएगा। अच्छा, जब से ये CAF 2 हुआ है टैक्स का पेपर की नई स्कीम के अकॉर्डिंगली ये तकरीबन 3 अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं और उसमें ये ऑलमोस्ट उसकी एवरेज 7% है। ये 5 to 10% ICAP वाले कह रहे हैं ग्रेड बनाई है और 7% आ रहा है, यानी बिल्कुल उस ग्रेड के अकॉर्डिंगली। इनकम टैक्स की बात करूं तो ICAP की ग्रेड कहती है 60 to 75%, लेकिन इसमें जब हम एक्चुअली पिछले 3 अटैम्प्ट्स के पेपर की एवरेज देखते हैं तो वो तकरीबन 67% बनता है, और इस 67% में से 46% तकरीबन न्यूमेरिकल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हेड्स ऑफ इनकम में मेजर पार्ट न्यूमेरिकल है। एक ये वाला हिस्सा है 11% जो कि रिटर्न असेसमेंट अपील से रिलेटेड है। सो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल है, रिटर्न असेसमेंट अपील के एरिया में आपको चीज़ों को क्रैम करना है, और वो देख लीजिए लास्ट अटेम्प्ट में तो वो 17 मार्क्स का टेस्ट हो गया था। फिर सेल्स टैक्स की बात करूं तो ICAP की ग्रेड में कहते हैं 20 to 30%, जबकि अगर हम ओवरऑल एवरेज देखें पिछली 3 अटेम्प्ट में तो वो 26% आया है, जो कि ICAP की ग्रेड के बिल्कुल मुताबिक है। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यार ये 25% से ज़्यादा का तो आ रहा है। एरिया सेल्स टैक्स वाला इम्पोर्टेंट है। जब हम इसको देखते हैं ओवरऑल पेपर को तो हम
किसी पॉइंट पर भी ये नहीं कहते कि फ़लाँ एरिया इम्पोर्टेंट नहीं है या फ़लाँ एरिया को इग्नोर किया जा सकता है, मगर एक चीज़ नज़र आ रही है कि हेड्स ऑफ इनकम में से जो न्यूमेरिकल आने हैं वो सुपर इम्पोर्टेंट है, और सेल्स टैक्स के 3 चैप्टर्स में से और न्यूमेरिकल में से मोर देन 25 मार्क्स का आना है। तो ये 2 एरियाज ही मेन होते हैं, जिसमें से 3 न्यूमेरिकल अगर 20 मार्क्स 18 मार्क्स के हैं तो ये तकरीबन 55% तक का सिलेबस, 55% तक का पेपर इसमें से आ रहा होता है। यही प्राइम फोकस है, इसी पर ही टाइम लगता है, या इन एरियाज़ को पढ़ाने में या इन एरियाज़ के न्यूमेरिकल्स कराने में। ये एक हमारा पास पेपर एनालिसिस है, जिसमें बात समझाने की ये है कि चैप्टर 1, 2, 3 के एरिया की वेटेज क्या है, चैप्टर इनकम टैक्स के एरिया की आई कैप क्या कहता है और एक्चुअल में एवरेज क्या आई है, और फिर सेल्स टैक्स की आई कैप का क्लेम क्या है और एक्चुअल क्या है। इसमें कंपैरिजन है एक अंदाजे के लिए कि किस एरिया पर कितनी मेहनत करनी है, किसको कितना तैयार करना है। सर जी, हम अब चैप्टर नंबर 1 शुरू करने लगे। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ग्रैब करनी है बातें और हम आगे चलते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर टैक्स क्या है? टैक्स एक कंट्रीब्यूशन है। जो कौन करता है? जो अवाम करती है। किसको देते हैं? हुकूमत को देते हैं। किस मकसद के लिए? ताकि हुकूमत मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके। ये टैक्स। सर जिन मुल्कों में टैक्स नहीं लगता, क्या वो हुकूमत मुल्क को नहीं बेहतर तरीके से चला रही? तो इसका जवाब ये है कि भाई अगर किसी मुल्क की हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके, तो वो अवाम पे टैक्स का बोझ नहीं डालते। मगर इस केस में, पाकिस्तान के केस में, मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, और अगर वो रिसोर्सेज हुकूमत नहीं अवेल कर पा रही मुल्क से, तो फिर उन्हें अवाम से कहना पड़ता है कि हमें पैसे दो ताकि हम मुल्क को चलाएं। अवाम जो पैसा कंट्रीब्यूट करती है, जो पैसा देती है ताकि हुकूमत मुल्क को बेहतर तरीके से चला सके, इस कंट्रीब्यूशन को टैक्स कहा जाता है। एक आम बंदे की अंडरस्टैंडिंग कि टैक्स क्या है, हमने हलाल के पैसे कमाए हैं, हम पे किस चीज़ का टैक्स लग रहा है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क होना चाहिए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ टैक्स। सर जी मेरी बात पिक कर ली? येस और नो? थोड़ा सा अलर्ट रहना यार। मैं हाँ ना इसलिए पूछता हूँ कि अगर किसी बंदे को नींद आ गई तो वो ज़रा जाग जाए। ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर टैक्स को लागू करने का मकसद क्या हुआ? सबसे पहला तो मकसद है रेवेन्यू कलेक्शन। दूसरे नंबर पे मकसद है इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना। बाज़ औक़ात कोई काम करवाने के लिए, जैसे मैं आपको ये बात कहता हूं कि हर बच्चा कल आई कैप की बुक लेके आए, जो बच्चा नहीं लाएगा उसको 200 रुपीज फाइन होगा। तो एक स्टूडेंट पीछे दूसरे स्टूडेंट के कान में कहते हैं, देखा पैसे कमाने के तरीके? क्या ये जो 200 रुपये फाइन रखा गया है उस स्टूडेंट के लिए जो बुक नहीं लेके आया है, उसका मकसद पैसे कमाना था? नहीं, उसका मकसद तो इस बात पर जोर देना था और आपकी किताब लाने को इंश्योर करना था, इंप्लीमेंट करवाना था इस पॉलिसी को, कि जो बच्चा भी आएगा किताब लेके आएगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? बाज़ औक़ात हम लोगों के बिहेवियर्स को देखते हुए इंप्लीमेंट कर देते हैं। सर एक बंदा है, मुल्क के हालात ख़राब हैं,
डॉलर बढ़ता जा रहा है रोज, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन एक कोई हाजी साहब है वो कहते हैं नहीं जी मैंने तो लेटेस्ट BMW बाहर से मंगवानी है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट इस बिहेवियर को डिस्करेज करने के लिए कहती है कि भाई फिर आपने BMW मंगानी है तो फिर 200% टैक्स है। अब ये जो टैक्स लागू किया गया इसका मकसद असल में पैसा कमाना, पैसा कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि क्या है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है कि भाई हम डिस्करेज कर रहे हैं कि आप ये वाली गाड़ी इंपोर्ट ना करें। सो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये बंदा जो BMW इंपोर्ट कर रहा है इससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे और ऑरेंज ट्रेन पर लगा देंगे, ऑरेंज ट्रेन पर लगा देंगे, इससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर लगा देंगे। अमीर बंदे से पैसा इकट्ठा करके गरीब आदमी पर खर्च करना, दिस इज़ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यही ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, एक तो हो गया पैसा, एक हो गया पैसे के अलावा क्या मकासद हैं। तकरीबन 6 से 8 बार पेपर में टेस्ट हो चुका है। पास पेपर के ट्रेंड पे गौर करें तो आपको एक बात और समझ आएगी कि 2 अटेम्प्ट्स हो गए, चैप्टर 1 में से सवाल नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इस बार सवाल चैप्टर 1 में से आना चाहिए। ठीक हो गया। अगर चैप्टर 1 में से सवाल आएगा तो चैप्टर 1 का सबसे हिट सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो रिपीटेडली आया है वो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स का है। या वो आपसे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा या वो आपको कुछ केसेस देगा और आपको कहेगा कि आप बताएंगे यहाँ पे टैक्स वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। सर जी, टैक्स लागू करने का एक मकसद है सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद रखना, टैक्स लागू कर रहे हो, टैक्स लागू करने पर लागू करने का मकसद है। एक मकसद तो रेवेन्यू कलेक्शन है। वो कहते हैं रेवेन्यू कलेक्शन को छोड़ दो, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। वो कहते हैं हाँ, अगर किसी चीज को एनकरेज करना चाहते हो तो टैक्स माफ कर दो या टैक्स कम कर दो। अगर किसी एक्टिविटी को, किसी काम को डिस्करेज करना चाहते हो तो टैक्स बढ़ा दो, टैक्स लागू कर दो। सर जी, ये दो तरीके हैं टैक्स वालों के पास कि वो इसके जरिए जो है वो टैक्स इंप्लीमेंट करते हैं, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, या एक क्या कहते हैं दूसरे नंबर पे ये वाला काम करते हैं, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करते हैं। अच्छा जरा देखिएगा, कमजोर एंटरप्राइजेज हैं आपके मुल्क में। कोरोना आ गया, हालात खराब हो गए, टेक्सटाइल मिल वालों ने कहा जी हम तो मिलें बंद करने लगे हैं। तो टैक्स वालों ने कहा नहीं, आप मिल बंद ना करें, हम आपको टैक्स में रियायत कर देंगे, टैक्स कम कर देंगे। ये क्या किया, सपोर्ट की कमजोर एंटरप्राइज की। कैसे, टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया, टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया। सर, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। आप एक चीज पाकिस्तान में बन रही है 100 रुपए की, ये चीज चाइना से इंपोर्ट कर लेते हैं 30 रुपए की, तो हम अगर इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो अपनी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। सर, हम ऐसे नहीं करने देंगे। जो बंदा चाइना से इंपोर्ट कर रहा है उस पर उतना टैक्स लगा देंगे कि वो चाइना से इंपोर्ट डिस्करेज हो जाए। सर जी, मेरी बात पिक कर रहे हैं। ये कहते हैं जनाब, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें ताकि यही प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में बन रही है अगर बाहर से मंगवाई जाए तो उस पर टैक्स लागू किया जाए। तो हमने क्या किया, टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया ताकि इंपोर्ट ऑफ अननेसेसरी या लग्जरी गुड्स को डिस्करेज किया जाए। सर, अगला आ गया है बारगेनिंग टूल। जब बाहर के ममालिक के साथ नेगोशिएशन हो रही होती है तो गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करती है और टैक्स माफ़ कर देती है ताकि लोग बाहर के ममालिक से ऑर्डर लें और टेंडर विन करें। सर, जहाँ पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट आ जाता है वहाँ पर भी टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक आइटम 100 रुपये की है और उस पर 20 रुपये टैक्स लगा और मार्केट में वो 120 की बिक रही है, महंगाई होने की वजह से वो आइटम 110 की हो गई है। अब गवर्नमेंट क्या करते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, पहले टैक्स 20 रुपये था, अब टैक्स कम करके 10 रुपये कर देगी ताकि इसकी प्राइस इंक्रीज ना हो।
सर जी मेरी बात पिक कर गए? प्राइस इंक्रीज ना हो, उस प्राइस उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए हमने टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया है। इन इक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए हमने टैक्स को एज ए टूल इस्तेमाल किया है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हम टैक्स हासिल करते हैं, अमीर बंदे से वसूल करते हैं और गरीब पर खर्च कर देते हैं, ताकि इनइक्वालिटी रिड्यूस हो जाए। जहां पर गवर्नमेंट टैक्स कोई एक्टिविटी प्रमोट करना चाहती है वहां पे टैक्स माफ कर देती है, जहां पर गवर्नमेंट कोई एक्टिविटी डिस्करेज करना चाहती है वहां पे टैक्स लागू कर देती है। सर जी सिगरेट पे टैक्स लागू कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, क्यों? सर गवर्नमेंट जो है इस एक्टिविटी को डिस्करेज करती है। सर एलिमिनेट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट। लाहौर में एक प्रोडक्ट है 100 रुपए की, मुल्तान में एक प्रोडक्ट है 110 रुपए की। अब गवर्नमेंट चाहती है कि मुल्तान वालों को कंपेटिटिव डिसएडवांटेज ना हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लाहौर पे टैक्स लगाया हुआ है 20 रुपए का, मुल्तान में टैक्स कम करके 10 रुपए लगा देगी, ताकि मुल्तान वालों को भी ये चीज़ 120 की मिले और लाहौर वालों को भी। सर जी इसको कहते हैं टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल किया है, ताकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया जा सके? एलिमिनेट किया जा सके। सर जी मेरी बात पिक कर गए? यस और नो? लो सर आगे चलते हैं। सर जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है इसका, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, इसकी बात करनी है। सर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना। सर अगर ट्रांजैक्शंस कैश में हो रही होंगी तो वो डॉक्यूमेंट नहीं होंगी, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए हो तो बैंक में के जरिए जो ट्रांजैक्शन भी होती है उसका रिकॉर्ड बैंक में रखा जाता है और वो रिकॉर्ड एफबीआर के लिए एक्सेसिबल होता है। एफबीआर वो वाला रिकॉर्ड हासिल कर सकता है। लेकिन अगर मैंने एक बंदे को कैश में पैसे दिए, उस बंदे ने आगे कैश में खरीदारी की, जिससे खरीदारी की उसने भी आगे कैश में पैसे दिए, तो ट्रांजैक्शन हो रही होंगी लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। हमारी इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि जनाब इस इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना भी जरूरी है। अच्छा अब इकोनॉमी डॉक्यूमेंट कैसे होगी? सर उसके लिए टैक्स वालों ने एक असूल बनाया है और वो ये कहा है उन्होंने कि भाई अगर आप बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करेंगे फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप कैश में कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो टैक्स वाले, आपने जो पैसे कैश में वसूल किए तो टैक्स वाले उसे इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे। टैक्स वाले कैश में जो पैसे आपने वसूल किए हैं उसको इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे। सर क्यों? ताकि इंश्योर किया जा सके कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो। हमारा ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, और इस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी में वो ये बात कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन कैश में हुई है तो टैक्स वाले इसको इनकम ट्रीट करके उस पर टैक्स लगा देंगे, चाहे वो इनकम ना ही हो। क्यों? सजा के तौर पे। क्या आपको कहा था बैंकिंग चैनल के जरिए ट्रांजैक्शन करो, आपने कैश में क्यों की? इसकी मजीद डिटेल चैप्टर नंबर 10 इनकम फ्रॉम मदर सोर्स में हमने पढ़ी हुई थी, और आप लोग चूंकि रिविजन क्लास में तो आपको बताता चलूँ कि हमने ये बात वहाँ पे पढ़ी थी कि अगर आप पैसे वसूल करते हैं एडवांस के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे, लोन के तौर पे, डिपॉजिट ऑफ इशुएंस ऑफ शेयर के तौर पे, और वो पैसे अगर आप बैंकिंग चैनल से वसूल नहीं करते, कैश में वसूल करते हैं, तो फिर वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। असल में इस रूल की, इस ऑब्जेक्टिव की एप्लीकेशन में वहां पर जाके मिलती है। सर जी आगे चलते हैं और टैक्स एज अ मीन फॉर डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन, रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को क्लियर हुए? यस और नो? जी सर। थोड़ा सा आगे चलेंगे और अब बात करने लगे टैक्स एज अ मीन ऑफ डेवलपमेंट। सर जी गवर्नमेंट को पता है कि बिजनेसमैन लालची होता है, बिजनेसमैन को प्रॉफिट का लालच होता है, तो गवर्नमेंट बिजनेसमैन को ऐसे इंसेंटिव्स देते हैं कि वो बिजनेस करके पैसे कमाए और उससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाए। अच्छा वो इंसेंटिव कैसे दिए जा सकते हैं? बिजनेसमैन को कहा जाएगा फलां इलाके में अगर तुम अपनी इंडस्ट्री लगा लो तो हम तुम्हारा टैक्स 5 सालों के लिए माफ कर देंगे।
अब वो इंडस्ट्री लगाएगा और वहां से पैसे कमाएगा, उससे होगा कि मेरा टैक्स बच जाएगा, मेरा खर्चा कम हो जाएगा, और एफबीआई को क्या फायदा होगा, वो इलाका डेवलप हो जाएगा। तो बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं और वो टैक्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करे अपना पैसा कमाने के लिए, और टैक्स वाले उससे टैक्स नहीं लेते, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हो जाता है मुल्क को, मुल्क में डेवलपमेंट हो जाती है। सर ज़ाहिरी बात है जिस इलाके में फैक्ट्री बनी है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। सर जी, अमीर आदमी पे ज़्यादा टैक्स करना, गरीब आदमी पे कम टैक्स करना, क्यों? ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो अचीव हो सके। सर जी, इंपोर्ट्स पर वो चीजें जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही हैं या वो चीजें जो लग्जरी हैं, कैट या डॉग फूड, सर ये लग्जरी आइटम है। सर मर्सिडीज ये लग्जरी आइटम है। सर वो कहते हैं इस पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए, और जो रॉ मटेरियल है, सर अगर हम रुई इंपोर्ट करें और उससे पाकिस्तान में धागा बने और फिर धागे से कपड़ा बने और फिर कपड़े से ड्रेस बने और फिर ड्रेस बिके, तो सर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर बना बनाया ड्रेस इंपोर्ट कर लें, सर जी मेरी बात पिक करें, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई जो लग्जरी आइटम को इंपोर्ट करेगा, अननेसेसरी लेस नेसेसरी आइटम पर इंपोर्ट करेगा, उस पर टैक्स ज्यादा लागू करेंगे। और दूसरा ये कहा गया वो बंदा जो ऐसी आइटम इंपोर्ट करेगा जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही है, तो उस पर भी टैक्स ज्यादा इंपोज करेंगे अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर जी, जो बंदा अच्छाई का काम कर रहा है, चैरिटी कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, उसके लिए टैक्स वाले कहते हैं हम ऐसे बंदे, जो बंदा डोनेट करता है उसको टैक्स क्रेडिट मिलता है। टैक्स क्रेडिट यानी टैक्स में कमी। और जो बंदा डोनेशन लेकर काम करता है ऐसा कि लोगों को फायदा दे सके, ईदी सेंटर है, शौकत खानम है, लंगर खाना खुला हुआ है कोई, तो जो बंदा चैरिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलता है उस पर टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। जो डोनेट करेगा उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, टैक्स में कमी होगी। और जो बंदा एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहा है कि वो लोगों की फलाह का काम कर रहा है, बेहतरी कर रहा है, फ्री एजुकेशन दे रहा है, फ्री हेल्थ दे रहा है, लंगर खाना खुला हुआ है, इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले पर कोई टैक्स नहीं, टैक्स एग्जेम्पशन होगी, यानी टैक्स लागू, टैक्स माफ हो जाएगा उसको। टैक्स क्रेडिट होती है टैक्स में कमी, टैक्स एग्जेम्पशन होती है टैक्स में माफी, यानी टैक्स लगेगा ही नहीं। सर जी, एग्रो बेस्ड, पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। अब यहाँ पर जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी होगी उस पर टैक्स, इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरे नंबर पे आईटी के हवाले से भी यहाँ पर टैक्स इंसेंटिव्स हैं। टैक्स इंसेंटिव ब्रॉडर टर्म है, यानी टैक्स का फायदा वो टैक्स माफ करके भी दिया जा सकता है, टैक्स में रियायत करके भी दिया जा सकता है, टैक्स को कम करके भी दिया जा सकता है। सर टैक्स इंसेंटिव ब्रॉडर टर्म है और उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा जनाब, एडम स्मिथ ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे 4, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, 2C है और 2E है, 2C है, इसमें 2E है। पहला है सर्टेनिटी। सर टैक्स लेने वाला और टैक्स देने वाला दोनों को बड़ा क्लियर होना चाहिए, उन्हें पक्का पता होना चाहिए कि टैक्स बनता कितना है। कन्वीनियंस, टैक्स को अदा करने वाले बंदे को आसानी देनी चाहिए, आसानी देनी चाहिए। सर लोग तो वैसे ही टैक्स अदा नहीं करना चाहते, जो बंदा करना चाहता है उस बंदे के लिए आसानी करनी चाहिए। आज टैक्स में टैक्स पेयर के लिए आसानी है कि वो घर बैठे लॉगिन आईडी से अपनी रिटर्न खुद फाइल करके उसी वक्त ही बैंक से पेमेंट करके टैक्स की जिम्मेदारी अदा कर सकता है। सर ये वो कन्वीनियंस है जो दी गई है। सर वो कहता है टाइम कब तक टैक्स अदा करना है और मैनर किस तरह टैक्स अदा करना है, इसके हवाले से कन्वीनियंस और आसानी होनी चाहिए टैक्स पेयर के लिए। इक्वालिटी, सब लोगों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। और इकॉनमी, टैक्स की कलेक्शन इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि टैक्स डिस्करेज हो जाए, और टैक्स इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग बिजनेस ही ना करें, लोग बिजनेस से डिस्करेज हो जाएं। दिस इज़ इकॉनमी ऑफ कलेक्शन। सर जी,
काइंड्स ऑफ टैक्सेशन की बात करने लगा हूं मैं। सर काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में 3 तरह का है, एक प्रोपोर्शनल है, एक प्रोग्रेसिव है, एक रिग्रेसिव है। प्रोपोर्शनल टैक्स में वो क्या कहता है, वो कहता है इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहेगा। दिस इज प्रोपोर्शनल। दिस इज, पूरी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही सर, ये पूरी नहीं डिस्प्ले हो रहा, कौन हेल्प करेगा हमारी? यहां पर नीचे से डिस्प्ले नहीं हो रहा। आईटी वाले रिलेटेड बंदा ज़्यादा बेहतर गाइड कर देगा। अब ठीक हो गया। अच्छा जनाब, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव सर और रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल क्या है? फिक्स, फ्लैट, इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, रेट फिक्स रहा। लेकिन प्रोग्रेसिव क्या है? इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, रेट भी बढ़ा। अमीर आदमी ज्यादा परसेंट टैक्स देगा, गरीब आदमी कम परसेंट टैक्स देगा। सर रिग्रेसिव क्या है? इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा और टैक्स, इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स रहा, टैक्स रेट उल्टा काम हो गया। सर जी ये काइंड्स ऑफ टैक्सेशन में ये 3 बातें हैं। मुझे बताइए डिस्प्ले ठीक आ रहा है? जो शेयर हो रहा है डिस्प्ले, लेकिन मेरे पास यहां पर प्रॉब्लम आ रही है। मैं इसको डिस्प्ले देखिएगा दोबारा प्लीज। जो शेयर हो रहा है डिस्प्ले वो ठीक हो रहा है? लो सर, इनकम बढ़ी। सर जी मुझे प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव दोबारा बताना पड़ेगा टेक्निकल इशू की वजह से, लेकिन प्लीज जल्दी से मैं गुजर जाऊंगा। सर जी प्रोपोर्शनल है, फिक्स, फ्लैट, इनकम बढ़ रही है, टैक्स बढ़ा है। असल में रिलेशन जो सही रिलेशन है ना वो इनकम और टैक्स रेट का है। प्रोपोर्शनल में इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट फिक्स है। प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। रिग्रेसिव में इनकम बढ़ रही है, टैक्स रेट कम हो रहा है। सर जी मेरी बात पिक करें, असल जो रिलेशन है वो इनकम और टैक्स रेट का है। प्रोपोर्शनल में टैक्स की बात करूं तो रिग्रेसिव में टैक्स फिक्स होता है। अब अमीर आदमी के लिए वो कम परसेंट है, गरीब आदमी के लिए वो ज्यादा परसेंट है। ये रिग्रेसिव टैक्स है। सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है, सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है। अब इसमें बात आती है कि सर सेल्स टैक्स कैसे रिग्रेसिव टैक्स है? वो तो 18% फिक्स लग रहा है। नहीं भाई, हम इनकम के साथ रिलेट कर रहे हैं। वो 18% रिटेल प्राइस का है, इनकम का नहीं है। 100 रुपए वाला बंदा भी जिसकी इनकम लाख रुपए है वो जूस खरीदेगा, उस पर भी 18% टैक्स लेगा। जिसकी इनकम करोड़ पे है वो जूस खरीदेगा, उस पर भी 18% टैक्स लेगा। तो टैक्स तो फिक्स हो गया ना, टैक्स फिक्स हो गया। वो ये बात कह रहा है। सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स है। अब अमीर बंदा जो लाख रुपया कमा रहा है उसके लिए शायद 18 रुपए की वैल्यू ज्यादा हो, और जो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है उसके लिए कम हो। सर
आप इसको इनकम के साथ रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब ये रिग्रेसिव टैक्स है। और इनकम टैक्स जो कंपनीज पे लगता है 29% फिक्स, वो प्रोपोर्शनल है। और इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल और एओपी पे लगता है, सर स्लैब रेट्स देखे हुए हैं, इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है, सर वो प्रोग्रेसिव टैक्स है। इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल एंड एओपी, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम टैक्स फॉर कंपनीज, दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स। सेल्स टैक्स इज रिग्रेसिव टैक्स। और सेल्स टैक्स रिग्रेसिव इसलिए है कि इनकम के साथ जब इसको रिलेट करेंगे तो वो अमाउंट फिक्स होती है, इनकम के साथ रिलेट करेंगे। यानी एक एग्जांपल और दे दूं, जो जिस बंदे के पास बाइक है वो बंदा भी 1 लीटर पे जितना टैक्स देता है, और जिस बंदे के पास BMW है वो बंदा भी फ्यूल के 1 लीटर पे उतना ही टैक्स देता है। तो सर इनकम तो BMW वाले की ज्यादा है लेकिन टैक्स उतना ही दे रहा है, बाइक वाले की इनकम कम है लेकिन वो भी 1 लीटर पे टैक्स उतना ही दे रहा है। तो यहां पर टैक्स फिक्स हो जाता है, यहां पर टैक्स फिक्स हो जाता है और टैक्स रेट डिक्रीज हो जाता है। लो सर, प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स, लेवी कहते हैं लागू करने को, लेवी किसको कहते हैं? इम्पोज। सर जी सबसे पहले बेनिफिट प्रिंसिपल, बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है जिसकी जितनी हैसियत है, सॉरी बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है जो जितना फायदा उठाता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से उसको उतना टैक्स देना चाहिए, ये बेनिफिट प्रिंसिपल है। जबकि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। जबकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि हर बंदे को फिक्स परसेंटेज के तहत टैक्स देना चाहिए। अब आप जरा बताइए कि एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल ही असल में क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स है। अमीर बंदा ज्यादा टैक्स दे, गरीब बंदा कम टैक्स दे। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं सब लोगों को फिक्स परसेंटेज पर टैक्स देना चाहिए, यही प्रोपोर्शनल टैक्स है। सर जी मैं आपके साथ प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन डिस्कस करूंगा। और प्रिंसिपल ऑफ साउंड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो कहता है टैक्स वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ही एंड फोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम अपनी मर्जी से टैक्स नहीं देते, लागू किया गया हमें देना पड़ेगा। टैक्स चेक के जरिए नहीं दिया जा सकता, प्रोमिसरी नोट के जरिए नहीं दिया जा सकता। टैक्स जो है वो प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के तहत भी हो सकता है। टैक्स इनकम, प्रॉपर्टी और ट्रांजैक्शन पे भी लागू हो सकता है। और टैक्स को लागू कौन करेगा? टैक्स को लागू वो इदारा करेगा, टैक्स को लागू वो अथॉरिटी करेगी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में टैक्स पेयर आ रहा होगा। सर अगर मैं लाहौर में मौजूद हूं तो मुझ पे टैक्स कौन लागू करेगा? जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, मैं उसकी ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता हूं तो वो मुझ पे टैक्स लागू करेगा। अगर हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज की बात करें, इसको मिनिमाइज कैसे करूँ? अच्छा जनाब, टैक्स का कानून पार्लियामेंट ने पास किया होता है। टैक्स का कानून आपको पता है जून के महीने में बजट पेश होता है, बजट पेश होता है, बिल पेश होता है, फाइनेंस बिल। जब वो अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट से तो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो अभी जो जून गुजरा उसमें फाइनेंस बिल 2023 पेश किया गया, जो पास हुआ तो फाइनेंस एक्ट 2023 बन गया। ये किस साल के लिए है? टैक्स ईयर 2024 के लिए है, जो 1 जुलाई 2023 से शुरू होकर 30 जून 2024 तक चलेगा। तो सर ये बातें थी, 4 बातें और आई, ये पास पेपर में वो पूछ चुका है श्री
लास्ट अटेम्प्ट में जो चैप्टर 1 से सवाल आया था वो ये था, उसने कहा था प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। सर जी 4 बातें हैं। बात नंबर 1 फिस्कल एडिक्वेसी। सर टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि इतने पैसे कम से कम ज़रूर इकट्ठे हो जाएं। टैक्स का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि इतने पैसे कम से कम ज़रूर इकट्ठे हो जाएं कि उससे मुल्क का निज़ाम चलाया जा सके। फिस्कल कहते हैं काफ़ी, फिस्कल कहते हैं माली तौर पे, एडिक्वेसी कहते हैं काफ़ी। इतने पैसे ज़रूर टैक्स से इकट्ठे कर लेने चाहिए कि मुल्क माली तौर पे अपने खर्चे पूरे कर सके। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस का मतलब है कि टैक्स निज़ाम सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी का मतलब है टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन, enforced by the adequate and well-trained public officials, convenient as to time। सर ये तीनों बातें क्लियर एंड प्लेन, टाइम और मैनर के हवाले से कन्वीनियंस और नॉट अनड्यूली बर्डनसम। माउस यूज कर लें। इस यहाँ पर ऑप्शन आती है, अगर आप इसको आगे पीछे करें ना, नहीं सर, फिस्कल एडिक्वेसी माली तौर पे काफ़ी होना, इतना पैसा जमा हो जाए टैक्स से कि मुल्क के खर्चे पूरे हो जाएं। टैक्स का कानून सबके लिए एक जैसा हो। टैक्स का कानून ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू द टैक्स पेयर, एनफोर्सेबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स। टैक्स का निज़ाम क्लियर प्लेन होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए और इकॉनमी ऑफ कलेक्शन होनी चाहिए। ये तीनों बातें एडम स्मिथ ने भी कही हैं। ये इजाफी बात है। टैक्स का निज़ाम को, कानून को लागू करने के लिए एडिक्वेट और वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स होने चाहिए। कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। वो कहते हैं हमारे टैक्स के निज़ाम कंसिस्टेंट और कंपैटिबल, जो हमारा ओवरऑल कंट्री का गोल है, हमारे टैक्स का जो गोल है वो भी सेम होना चाहिए। अगर हमारा मुल्क में वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हमने आवाम को रिलीफ देनी है, तो हमारा टैक्स में भी सब्सिडीज़ होनी चाहिए, हमारे टैक्स के हवाले से भी टैक्स में कमी होनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिले। एक तरफ मुल्क का वज़ीर आज़म कहते हैं नहीं अब आवाम पे मजीद बोझ नहीं डालना, अगले दिन पता चलता है 20 रुपये टैक्स फ्यूल प्राइसेस पे और लग गया। इसका मतलब है ओवरऑल गोल ऑफ द इकॉनमी और टैक्स जो है वो इन लाइन नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। लो सर, अगर ये बात हमने कर ली तो अब अगला और एक इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट एरिया डायरेक्ट टैक्स। वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा कराया जाता है। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है, कैपिटल वैल्यू टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। और कैपिटल वैल्यू टैक्स किस पर लगता है? मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन पे, सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ राइट। सर जी इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो डायरेक्टली एफबीआर को नहीं दिया जाता बल्कि इनडायरेक्टली एफबीआर को जमा करवाया जाता है। डायरेक्टली एफबीआर को नहीं दिया जाता बल्कि इनडायरेक्टली एफबीआर को जमा करवाया जाता है और वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जब हम गाड़ी में, बाइक पे फ्यूल डलवाते हैं तो उस फ्यूल पे टैक्स भी होता है, सेल्स टैक्स भी होता है। हम क्या वो वाला टैक्स खुद एफबीआर को जाके जमा कराते हैं? नो,
हम तो फ्यूल पंप वाले को पैसे देते हैं और निकल आते हैं, वो फ्यूल पंप वाले की जिम्मेदारी है अब एफबीआर को जमा कराए। तो हम वाया फ्यूल पंप एफबीआर को पैसे दे रहे हैं। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी हम इंपोर्ट करते हैं, कस्टम वालों को पैसे देते हैं जो आगे एफबीआर को देते हैं, सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सर जी फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सर जी हम ये लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स पे लगता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्टली एफबीआर को नहीं जाता, बल्कि जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं हम उसको देते हैं और वो आगे फिर एफबीआर को जमा कराता है। सेल्स टैक्स में भी यही है, हम जो जूस बाय करते हैं उस पर लिखा होता है 45 जूस 15 टैक्स, लेकिन ये 60 रुपये हम उस बंदे को देते हैं, उस दुकानदार को देते हैं, अब उसकी जिम्मेदारी आगे टैक्स जमा कराने की, यानी इनडायरेक्टली टैक्स जमा करवाया जाता है सेल्स टैक्स में, फेडरल एक्साइज ड्यूटी में और कस्टम ड्यूटी में। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? मुल्क से कोई चीज बाहर जाए या मुल्क के अंदर आए उस पर जो ड्यूटी लगती है, सर जी टैक्स, ड्यूटी, टैरिफ, लेवी, ये चारों लफ्ज मुख्तलिफ है लेकिन इसका मतलब एक ही है, टैक्स। तो आपको कस्टम ड्यूटी कह रहा है तो असल में ड्यूटी से मुराद भी टैक्स ही है। सर इसके लिए टैरिफ का वर्ड भी यूज होता है, लेवी का वर्ड भी यूज होता है, रेट्स का लफ्ज भी यूज होता है, टैक्स का वर्ड भी यूज होता है, सारों का मतलब टैक्स ही होता है। सर जी ये इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स। काफ़ी बार उसने ये वाला सवाल पास पेपर में, अगर हम पास पेपर को देखें तो उसने काफ़ी बार ये वाला सवाल पूछा है। 2 ही सवाल इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा उसके फेवरेट हैं, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मेनली पूछता है। अच्छा एक बात और आपको बताता चलूं कि इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में वो ज़्यादा पूछ रहा होता है, ज़्यादा इम्कान ये है कि वो आपसे इस बार पेपर में पूछेगा, मुख्तलिफ सिनेरियोज देगा और उसमें पूछेगा कि आप बताएं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन क्या है। सो वो वाली एग्जाम्पल जो बुक में है और 2 पास पेपर्स हैं वो आपने ज़रूर तैयार करने हैं। ये पूरा चैप्टर का ताल्लुक क्रैम करने से है, कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए। सर अब हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ चल रहे हैं। डिस्प्ले देखिएगा, स्लाइड चेंज हुई है कि डिस्प्ले ओके है। जो शेयर हो रहा है, एक तो फेसबुक वाला भी देखें और जो शेयर हो रहा है प्लीज उसको भी देखें। शुरू करें सर चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। सबसे पहले हम जब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, अब देखिए दोबारा मैंने स्क्रीन को मैक्सिमाइज किया, ठीक हो गया सर जी। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है वो वाली इनकम जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के असूलों के मुताबिक कैलकुलेट की है। सर आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इनकम कैलकुलेट की होती है, टैक्स उस पे नहीं लगता, टैक्स उस पर लगता है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक आपने कैलकुलेट की होती है इनकम। और कितना टैक्स लगता है? जितना इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है। इसी चैप्टर में हमने भी पढ़ना है। सर कितने पीरियड की इनकम पे टैक्स लगता है? सर जी इनकम टैक्स 12 माह की पीरियड पे लगता है। सर जी नॉर्मली 12 मंथ का पीरियड है जो 1 जुलाई से शुरू होके 30 जून पर ख़त्म होता है। इसको नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं और इस पीरियड की इनकम पे टैक्स लगता है। हाँ इसके अलावा वो कहता है कि अगर किसी बंदे की इनकम का पैटर्न मुख्तलिफ हो तो वो फिर स्पेशल टैक्स ईयर पर जा सकता है। और स्पेशल टैक्स ईयर में क्या होता है, 12 माह ही होते हैं लेकिन पीरियड 30 जून पर ख़त्म नहीं होता,
उसके अलावा किसी और डेट पर ख़त्म होता है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर भी हो सकता है, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर भी हो सकता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भी हो सकता है। कोई भी पीरियड जो 12 माह का हो और 30 जून पर ख़त्म ना हो रहा हो उसे स्पेशल टैक्स ईयर कहते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर 12 माह का 30 जून पे ख़त्म हो रहा है, स्पेशल टैक्स ईयर 12 माह का है लेकिन 30 जून पर ख़त्म नहीं हो रहा। FBR वाले मुख्तलिफ सेक्टर्स को पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को इजाज़त दे देते हैं कि वो स्पेशल टैक्स ईयर को यूज़ करे। जैसे कि बैंक को उन्होंने इजाज़त दे दी है कि आप 31 दिसंबर वाला ईयर एंड यूज़ कर लें, जैसे कि शुगर सेक्टर को उन्होंने इजाज़त दे दी है कि वो 30 सितंबर वाला ईयर एंड यूज़ कर लें। सर जी, ट्रांजिशनल टैक्स क्या है? जब कोई नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाता है या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाता है तो दरमियान का जो गैप है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाता है। जो दरमियान का पीरियड है नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पर जाते हुए, जो दरमियान का पीरियड है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। ज़रा मैं आपको बताऊं, एक बंदे का था नॉर्मल टैक्स ईयर, वो 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 पर ख़त्म हो रहा था। इसने कहा नहीं, मेरा स्पेशल टैक्स ईयर होना चाहिए और वो चाहता था कि मेरा साल ख़त्म हो 31 दिसंबर पर। तो ये कमिश्नर को दरख्वास्त देगा और कमिश्नर को कहेगा, बल्कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं, ये कमिश्नर को दरख्वास्त देगा, वो चाहता है मेरा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल हो जाए, तो कमिश्नर को दरख्वास्त देगा। कमिश्नर देखेगा कोई कंपेलिंग नीड है, अगर कोई कंपेलिंग नीड हुई तो कमिश्नर इजाज़त दे देगा और फिर वो नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आ जाएगा। और अगर कमिश्नर को लगा कि कंपेलिंग नीड नहीं है तो वो इजाज़त नहीं देगा। कमिश्नर ने अगर इजाज़त दे दी तो उसके बाद भी विड्रॉ कर सकता है। हाँ, अगर कमिश्नर ने कहा कि कंपेलिंग नीड नहीं है, मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगा, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम रिव्यू एप्लीकेशन या दरख्वास्त दायर कर रहे हैं नजर सानी की। किसको? बोर्ड को, और बोर्ड का फैसला फाइनल होगा। क्या बात नतीजा हुआ? अगर कोई बंदा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल टैक्सचर से नॉर्मल टैक्सचर की तरफ जाने का ख्वाहिशमंद है तो वो कमिश्नर को दरख्वास्त देगा। कमिश्नर कंपेयरिंग नीड देखेगा, अगर कमिश्नर को लगा हाँ ठीक है तो कमिश्नर उसको इजाज़त दे देगा। कमिश्नर इजाज़त देने के बाद भी विथड्रॉ कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कंपेयरिंग नीड ना हो तो वो रिव्यू कर देगा। अगर कंपेयरिंग नीड, कमिश्नर को लगता है कंपेयरिंग नीड नहीं है और वो ना कर देता है, तो फिर एप्लीकेंट जो है वो किसके पास चला जाएगा? बोर्ड के पास चला जाएगा और बोर्ड का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। अब आपको एक बात समझ आ गई, नॉर्मल से स्पेशल पे जाना है या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना है, उसकी इजाजत मिल गई तो फिर ही दरमियान में ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आना है। यार मेरी बात पिक कर रहे हो भाईजान? सर जी उस नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल पे नॉर्मल पे चले गए तभी जाकर दरमियान में ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आना है, और जब इजाजत मिल गई तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर आएगा। अब नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की तरफ जाते हुए दरमियान में जो रास्ता होगा, ये देखो नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब यहां पर मैं एक बात और करता हूं, मैं कहता हूं कमिश्नर ने इजाजत दे दी तो फिर मेरा टैक्स ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो जाएगा। अब 30 जून 2021 के इमीडिएटली बाद 1 जनवरी कब आ रहा है? सर 1 जनवरी 2022 में आ रहा है ना, तो ये साल खत्म कब होगा? 31 दिसंबर 2022 में। तो भैया आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ आ गए हो। अब दरमियान में कुछ पीरियड है, अब दरमियान में पीरियड बचा है 1 जुलाई 2021 से 31 दिसंबर 2021। ये जो दरमियानी पीरियड है ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। ये जो दरमियानी पीरियड है ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है।
नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ जाएं या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ जाएं, तो जो दरमियानी पीरियड होगा वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा। अब एक अगला पहलू है कि सर ये टैक्स ईयर तो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको डिनोट किससे किया जाता है, इसको शो किससे किया जाता है, इसको जाहिर किससे किया जाता है, किस साल के असूल इस पर लागू किए जाते हैं, ये सवाल है। तो इसका जवाब है, हम ये देखते हैं कि मंथ कौन सा है। आओ जरा हम ये देखते हैं कि मंथ कौन सा है। स्टेप नंबर 1 ईयर एंड देखा, स्टेप नंबर 2 मंथ एंड देखा, कौन सा मंथ है। अगर पहले 6 माह हो तो जो कैलेंडर ईयर होता है वो उसी से ही डिनोट किया जाता है, और अगर आखिरी 6 माह है तो +1 कर देंगे। आखिरी 6 माह है तो +1 कर देंगे। कैलेंडर ईयर की बजाय फाइनेंशियल ईयर लिखा होना चाहिए यहां पर, ठीक हो गया सर। कैलेंडर ईयर की बजाय फाइनेंशियल ईयर लिखना चाहिए था। कैलेंडर ईयर तो फिक्स होता है ना 31 दिसंबर, कैलेंडर ईयर तो फिक्स होता है। फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसी से ही डिनोट करेंगे। जरा आगे आ जाते हैं, यही बात यहां पर अप्लाई करके बताता हूं। सर नॉर्मल टैक्स ईयर 30 जून 2021 में खत्म हुआ। सबसे पहले आपने डेट देखी, स्टेप नंबर 1 ईयर एंड देखो, स्टेप नंबर 2 मंथ देखो। अगर ये मंथ 1 से 6 तक है तो सेम टैक्स ईयर, यानी इसको कहा जाएगा टैक्स ईयर 2021। केस नंबर 2 आ जाओ। हमने ट्रांजिशनल टैक्स ईयर में ईयर एंड देखा 31 दिसंबर 2021, इसका ईयर एंड देख लिया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 पता क्या देखना है, मंथ। मंथ कौन सा है सर, 1 से 6 है या 7 से 12 है, तो फिर +1 कर देंगे, यानी इसका टैक्स ईयर होगा 2022। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एक शॉर्टकट है इसका कि डिनोट किससे करना है। तीसरी बात सुनो, स्पेशल टैक्स ईयर था 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। स्टेप नंबर 1 ईयर एंड देखा, स्टेप नंबर 2 मंथ देखा। सर जी मंथ अगर 1 से 6 तक है तो सेम होगा, यहां पर मंथ 12 है तो 7 से 12 तक है, यस और नो। तो भाईजान जब ये 12 है तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, टैक्स ईयर। सब बोले तो सही सर, टैक्स ईयर 2023। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? ये नॉर्मल टैक्स ईयर था। अभी जब हम शेयर करेंगे तो इसको ठीक करके शेयर कीजिएगा भाई। सर जी स्टेप 1 में ईयर एंड देखना होता है, 2 में मंथ देखना होता है, 3 में फाइनेंशियल ईयर देखना होता है। अगर 1 से 6 तक हो तो सेम होगा, अगर 7 से 12 तक हो तो +1 कर देंगे। सर जी ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस हो गई। अब ज़रा हम इनकम की तरफ चल रहे हैं। इनकम की मैं बात करूंगा तो सर टोटल इनकम सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। टोटल इनकम में 2 तरह की इनकम होती है, एक एग्जैम्प्ट और एक जिस पर टैक्स लगता है। सर जी जिस पर टैक्स लगता है उसमें सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स ये सारे शामिल होते हैं, ये टोटल इनकम हो जाती है। सर इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस होते हैं, ज़कात लेस होती है, WWF, WPPF, एजुकेशनल एक्सपेंस लेस होता है, तो ये टोटल डिडक्टेबल अलाउंसेस आ जाएंगी। सर टैक्सेबल इनकम में क्या होता है, सर आपकी इनकम सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम का टोटल करेंगे, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। सर अब 2 बातें आपके साथ यहां पे करनी बड़ी जरूरी हैं। सबसे पहले जब हम ये वाली अमाउंट जो सामने लिखी होती है, ये मसला है ना यहाँ पर, अब आपके पास नीचे टैक्सेबल इनकम शो नहीं हो रहा, इसके नीचे एक चीज, एक आइटम और आ रही है जो टैक्सेबल इनकम है। बहरहाल जरा बात सुनिएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये जो हेड ऑफ इनकम के सामने ये जो हेड ऑफ इनकम अमाउंट आती है, ये पता कैसे आती है, उस हेड के अंदर जितनी इनकम है वो सारी शामिल होती है और उस हेड के अंदर जितने एक्सपेंस हैं वो लेस होते हैं, तो आपके पास ये वाली नेट अमाउंट इस तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस
यार मेरी बात समझ आ रही है? किसी भी हेड ऑफ इनकम के सामने जो अमाउंट आती है वो उस हेड ऑफ इनकम में टोटल इनकम, उस हेड ऑफ इनकम से जितनी इनकम डिराइव हुई लेस जितने खर्चे माइनस हुए, नेट आ रही होती है सामने लिखी हुई। ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम कम हो तो गेन की बजाय क्या आ जाए, उल्टा लॉस आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा जनाब, ये आपने डिस्कस कर लिया। ज़कात, जितना भी ज़कात देंगे टोटल इनकम में से माइनस होगी। WWF, WBBF इनकम में से माइनस होते हैं। एजुकेशनल एक्सपेंस क्या है सर? वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, ये दोनों कानून है, इसके उसके मुताबिक पे किए जाएं तो माइनस करने की इजाज़त है। ज़कात और नुशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक पे की जाए माइनस करने की इजाज़त है। एजुकेशनल एक्सपेंस क्या है, ज़रा इसको देख लेते हैं। एजुकेशनल एक्सपेंस के हवाले से हमारे पास डिटेल है। सर एजुकेशनल एक्सपेंस क्या है? जिस बंदे के बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलता है एजुकेशनल एक्सपेंस के नाम से। उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशंस में स्टेप नंबर 1 सबसे पहले ये देखना होता है, ये एजुकेशनल एक्सपेंस एज डिडक्टेबल अलाउंस सिर्फ उस बंदे को मिलेगा जिसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम होगी। स्टेप नंबर 2, जिस बंदे की टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम होगी और उसके बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा कितना? लोअर ऑफ 5% ऑफ द ट्यूशन फी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 60,000 टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज लोअर। अगर एक बंदा है और उसके 60,000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन विच एवर इज लोअर, आगे चलते हैं। ये यहाँ पर नहीं आ रहा लेकिन ये स्लाइड में है समहाउ। अगर हम ये 3 बातें कर लें तो अब स्टेप 3 है अलाउंस। माँ या बाप, जो बंदा भी फी पे कर रहा होगा बच्चों की, उसको मिलेगा। अगर एक बंदा है जिसकी टैक्सेबल इनकम 14 लाख है और उसके 2 बच्चे हैं, तो आप ये बताइए कि उसको कितना डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? तो इसका जवाब है कि 5% ऑफ द ट्यूशन फी। लेट्स से इनकी ट्यूशन फी है 5 लाख रुपए, तो 5% ऑफ ट्यूशन फी कितनी हो जाएगी? 5 लाख का 25%। जी भाई बताइएगा। सॉरी 5%, ट्यूशन फी का 5% बताइएगा 25,000। सर टैक्सेबल इनकम का 25%, टैक्सेबल इनकम कितनी थी? 14 लाख, इसका 25% ले लीजिए 3,50,000 और 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1,20,000। इसमें से लोअर कौन सा है? 25,000, यानी 90% से ज़्यादा ट्यूशन फी वाला एरिया ही लोअर होता है। सर ये डिडक्टेबल अलाउंस से होता क्या है? इनकम कम होती है, इनकम कम हो तो क्या होगा? टैक्स कम लगेगा। तो डिडक्टेबल अलाउंस बुनियादी तौर पे जो पढ़े हैं ज़कात, WWF, WBBF, एजुकेशनल एक्सपेंस, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी इनकम को कम करती हैं और उससे टैक्स कम होगा अल्टीमेटली। टैक्स क्रेडिट टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, डिडक्टेबल अलाउंस इनकम को कम करता है। सर जी मेरी बात पिक कर गए हैं? लो सर, मैंने आपको जी जी अच्छा, इनका क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों पे कर रहे हैं तो क्या होगा? वो कहता है आइदर ऑफ द पेरेंट्स। हाँ, तो उसके हवाले से उसने क्लैरिटी के साथ यहां पर बता दिया हुआ है
कि आइदर ऑफ द पेरेंट्स, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ, एक बंदा जो है, असल में देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग, पहली बात है कि उस बंदे की इनकम 15 लाख से कम हो, और फिर वो डिडक्ट फिर उस बंदे को ही मिलेगा जो फी पे कर रहा होगा, लेकिन आइदर ऑफ द पेरेंट को मिलेगा। ठीक हो गया। तो एक ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। सर अब डेफिनेशन वाला पार्ट आ गया। डेफिनेशन में पर्सन की डेफिनेशन है। जब भी लफ्ज पर्सन टैक्स में आता है तो हमारे आम जुबान में पर्सन का मतलब होता है बंदा, लेकिन टैक्स में पर्सन से मुराद बंदा नहीं है। टैक्स में पर्सन से मुराद इंडिविजुअल भी है, एओपी भी है, कंपनी भी है, फेडरल गवर्नमेंट भी है, फॉरेन गवर्नमेंट भी है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट भी है, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। इन 7 में से कोई भी हो सकता है। और डेफिनेशन में जब लफ्ज इंक्लूड लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। लेकिन अगर डेफिनेशन में लफ्ज मीन्स लिखा हो तो इसका मतलब है ये 7 होंगे, कोई 8वां नहीं होगा। सर जी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको एओपी कहा जाता है, ये आम जबान में इसको पार्टनरशिप कह लीजिए। डेफिनेशन में 4 चीज़ें हैं, फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, या कोई भी पर्सन फॉर्म हुआ है और वो कंपनी नहीं है तो वो एओपी है। सर जी फर्म से क्या मुराद है? फर्म से मुराद पार्टनरशिप फर्म है, जहाँ पे लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। सर कंपनी की डेफिनेशन है 11 चीज़ें कंपनी में हैं। सर इसका एक निमोनिक है एमसीबी, एनबीएफसी, एलपीटीएस। एमसीबी भी सुना हुआ है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक वो होता है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को एनबीएफसी कहते हैं। और एलपीटीएस होता है ये जो रेड कलर की बस लाहौर में चलती है, लाहौर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस। उससे याद रखिएगा 11 पॉइंट्स इस तरह आपको याद रह पाएंगे, वरना ये भूल जाते हैं। एम फॉर मुदारबा है, सी फॉर कंपनी, कंपनीज एक्ट के मुताबिक, बी फॉर बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, ऐसी इदारा जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बना है। एन फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बी फॉर बॉडी इनकॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ आउटसाइड पाकिस्तान। इन दोनों में इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान का ही फर्क है। एफ फॉर फॉरेन एसोसिएशन, सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एल फॉर लोकल गवर्नमेंट, पी फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, टी फॉर ट्रस्ट और एस फॉर स्मॉल कंपनी। ये इस तरतीब से याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, वगरना इसको याद करना मुश्किल है। ये स्लाइड्स आपके साथ मिल जाएंगी तो दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। सर जी पहले आपके साथ ये डिस्कस कर लेता हूँ। पब्लिक कंपनी के बाद अगला स्टेप है पब्लिक कंपनी। सर जी आपके टैक्स में जब भी पब्लिक कंपनी आएगा तो आपने पब्लिक कंपनी को टैक्स की जबान में टैक्स वाली पब्लिक कंपनी समझना है, क्योंकि जो सी लॉ में पब्लिक कंपनी है उसकी डेफिनेशन और है। हम टैक्स में जब पब्लिक कंपनी कहते हैं तो उससे मुराद ये वाली कंपनी होती है। हर वो कंपनी जिसके 50% या ज़्यादा शेयर फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, हर वो कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, हर वो कंपनी जिसके 50% या ज़्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, हर वो कंपनी जिसके 50% या ज़्यादा शेयर फॉरेन कंपनी के पास हो जो कि होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट हो, हर वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ऑन द लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर, हर वो कंपनी जो कि यूनिट ट्रस्ट है और जिसके यूनिट्स वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक है। सर जी 5 बातें हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ए लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर पंजाब गवर्नमेंट के पास है तो ए लिमिटेड क्या है? पब्लिक कंपनी है। ए लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर यूके गवर्नमेंट के पास है तो ए लिमिटेड क्या है? पब्लिक कंपनी है। ए लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर ए लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर बी लिमिटेड के पास है जो कि 100% ओन्ड बाय ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट है। अब इसमें बारीकी है, 50% से ज्यादा शेयर हो, ये वाली बात तो आम है। कंपनी भी फॉरेन होनी चाहिए और ओन होनी चाहिए, 100% शेयर हो किसके पास? फॉरेन गवर्नमेंट के पास। ये सारी शर्तें पूरी होंगी तो
तो वो कंपनी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। लास्ट डेट ऑफ जो टैक्स ईयर है उसमें वो क्या हो, अगर लिस्टेड होगी तो उसे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी तो उसे पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। एक कंपनी लिस्टेड थी लेकिन डीलिस्ट हो गई 2 दिन पहले, वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी। आखिरी दिन लिस्टेड होना जरूरी है। एक दिन 2 दिन पहले लिस्टेड हुई है, क्या उसको पब्लिक कंपनी समझा जाएगा? यस। हमारे लिए क्राइटेरिया क्या है? लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर में देखना कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या नहीं। यूनिट ट्रस्ट जिस तरह शेयर्स बिकते हैं ना मार्केट में, इसी तरह ही यूनिट ट्रस्ट के यूनिट्स भी मार्केट में बिकते हैं। सर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बात करूं तो ये मींस एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट। सर सबसे पहले तो ये पर्सन है लेकिन इंडिविजुअल नहीं है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल नहीं होता टैक्स में, पहली बात। दूसरी बात क्या है? स्टेप नंबर 2 है मकसद। पहला स्टेप है बंदा कौन है, इंडिविजुअल के अलावा कोई हो, एओपी कंपनी हो। मकसद क्या हो? रिलीजियस मदरसा हो, एजुकेशनल स्कूल हो, चैरिटेबल कोई दस्तरखान, कोई हस्पताल, कोई वेलफेयर का काम हो, डेवलपमेंट पर्पस हो, एमेच्योर स्पोर्ट की प्रमोशन हो। इन 6 मकासद के लिए इदारा बने और वो किसी कानून के तहत क्या हो, रजिस्टर्ड हो। पाकिस्तान में सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस उस सेक्शन के तहत रजिस्टर होती हैं। सर अप्रूव बाय द कमिश्नर ऑन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन। सर वो कहता है ये कमिश्नर जो है उसने अप्रूव किया हुआ। तो भैया चौथी बात क्या है? अप्रूव बाय द कमिश्नर अप्रूव करे ऑन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन। ये तो आपने कानून के तहत रजिस्टर कराया ना, टैक्स वाला बंदा तो अब आया है। तो पहली बात बंदा कौन हो, दूसरी बात मकसद क्या हो, तीसरा कानून के तहत रजिस्टर हो, चौथा टैक्स वाले बंदे से भी इजाजत दी, और पांचवा उसके एसेट्स प्राइवेट पर्पस के लिए अवेलेबल ना हो, उसके एसेट्स प्राइवेट बेनिफिट के लिए अवेलेबल ना हो। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सर जी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन जल्दी से बता देता हूं आपको। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट सर बिल्कुल आसान अल्फाज में कॉन्सेप्ट ये है कि वो जगह जो आपका पक्का ठिकाना है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है। जब आप दफ्तर खोल लेते हैं, ब्रांच खोल लेते हैं, ऑफिस खोल लेते हैं, फैक्ट्री खोल लेते हैं, वर्कशॉप खोल लेते हैं, गोदाम बना लेते हैं, कोई आउटलेट खोल लेते हैं, ये सारे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं। आप अगर किसी कान में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल की है, गैस की है, या कोई नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। आप किसी साइट पर काम कर रहे हैं, 100 मंजिला बिल्डिंग बन रही है और आपको उसका ठेका मिला हुआ है, आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, उस साइट पर आप काम कर रहे हैं और आपको साल में 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए, तो वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो जिस दफ्तर में जो आपका एड्रेस है वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। आप एजेंट हैं, या तो वो वाला एजेंट होता है जो कि खुद इंडिपेंडेंटली कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने नाम पर करता है, अपने नाम पर अपने राइट्स ले लेता है। एज एन एजेंट वो राइट ले लेता है ट्रांसफर, और उसके पास ये भी राइट होता है कि वो आगे किसी को ट्रांसफर कर सके ये बिजनेस या ये एजेंसी। सर हम एजेंट की बात कर रहे हैं, एजेंट जो इंडिपेंडेंट हो, जो खुद अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करे, जिसके पास ये राइट हो कि वो ये वाली एजेंसी आगे भी ट्रांसफर कर सकता है और वो सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है ये। और दूसरे नंबर पे एजेंट कौन होता है, जो कि आप एजेंट तो हैं लेकिन सिर्फ माल आता है और आप माल बेच देते हैं, आपके पास सिर्फ गोदाम है, आप सिर्फ उसके स्टॉक हैंडलर हैं उस इदारे के। तो सर ये 2 तरह के एजेंट्स होते हैं। और उसने कहा अगर आपने किसी जगह पर सब्सटेंशियल इक्विपमेंट इंस्टॉल करा लिया है, आपने प्रॉपर्टी ले लिया, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और आपने कोई ऐसा एसेट ले लिया जिससे इनकम जनरेट हो रही है, तो ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस आपका भी है और आपके एसोसिएट का भी है। तो वो ये बात कहता है कि जनाब
वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी उस बंदे के लिए या उसके एसोसिएट के लिए भी इस सब क्लॉज के तहत, जहां पर, और वो कहते हैं वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी हो सकती है। यानी एक ही दफ्तर है और वहाँ पर 2-3 लोग काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आपके एसोसिएट भी काम कर रहे हैं और कोई और बंदा भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो सबके लिए वो दफ्तर जो है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा। तो भैया परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन हो गई। और प्रिंसिपल ऑफिसर कौन होता है? प्रिंसिपल ऑफिसर वो बंदा है जो कि, प्रिंसिपल ऑफिसर कौन है? यूज विद रेफरेंस टू द कंपनी और एसोसिएशन, वो बंदा जो कि डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, सेक्रेटरी हो, एजेंट हो, अकाउंटेंट हो या सिमिलर ऑफिसर हो। पर्सन कनेक्टेड विद द मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, वो पर्सन जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से कनेक्टेड है और वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, जिसको कमिश्नर नोटिस दे देता है, उस बंदे को भी प्रिंसिपल ऑफिसर समझा जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर भी डिस्कस हो गया। सर जी अब डिस्कशन करनी है हमने रेजिडेंट बंदे की। रेजिडेंट क्या है? जो मेजर डेफिनेशंस थी एग्जामिनेबल वो सारी डिस्कस की हैं, वन ऑफ डेफिनेशन मैंने स्किप की हैं। सर जी रेजिडेंट टैक्स पेयर कौन है? रेजिडेंट कहते हैं मकामी को, जो रिहायशी को। पाकिस्तान 2 तरह के लोग होते हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट, और 2 तरह की इनकम होती है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम और एक फॉरेन सोर्स इनकम। याद रखना जो पैसे पाकिस्तान से कमाए उस पर टैक्स लगेगा चाहे बंदा रेजिडेंट हो या ना हो, और जो बंदा रिहायशी है, मुकामी है पाकिस्तान का, उस पर टैक्स लगेगा चाहे पैसे पाकिस्तान से कमाए या फॉरेन से कमाए। जो बंदा पाकिस्तान का मकामी है उस पर टैक्स लगेगा चाहे उसने पैसे पाकिस्तान से कमाए या फॉरेन से कमाए हैं। और दूसरे नंबर पे वो कहता है वो बंदा जो कि नॉन रेजिडेंट है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम पे तो टैक्स देगा लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम पे टैक्स, एक बंदा जो पाकिस्तान का मकामी भी नहीं है और पैसा भी बाहर से कमा रहा है उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी। सो पाकिस्तान में कमाए जाने वाले सारे पैसे पे टैक्स पाकिस्तान में लगेगा। रेजिडेंट ने जो पैसा कमाया चाहे पाकिस्तान से या बाहर से उस पर सारा टैक्स पाकिस्तान में ही लगेगा। वो वाला बंदा जो पाकिस्तान का रेजिडेंट भी नहीं है और पैसा भी बाहर से कमा रहा है उसकी बाहर से कमाए गए पैसे की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। इस बात को अगर एक जुमले में कहूं तो वो ये है, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होती, इसके अलावा हर बंदे की हर तरह की इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती। और आपकी किताब में जो जुमला लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि रेजिडेंट पर्सन की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन की सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल होती है और फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल नहीं होती। सर जी आपको ये स्लाइड पढ़ाने का मतलब इतना बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई असल में हम रेजिडेंट पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट बंदे की पाकिस्तान से कमाई गई इनकम और फॉरेन से कमाई गई इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। तो सर एक रेजिडेंट टैक्स पेयर है, कौन होता है रेजिडेंट टैक्स पेयर? जो रेजिडेंट हो और वो इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी तीनों हो सकते हैं। याद रखना हर साल देखना पड़ता है सर रेजिडेंट टैक्स, किसी पर्सन का रेजिडेंट होना या ना होना ये एक स्टेटस है। किसी पर्सन का रेजिडेंट होना या ना होना क्या है? स्टेटस है और ये चेंज हो सकता है। क्या पता एक बंदा 2022 में रेजिडेंट था 2023 में रेजिडेंट ना हो, इसका मतलब है हमें हर साल देखना पड़ेगा कि ये बंदा रेजिडेंट है या नहीं है। सर कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे? वो कहते हैं सर इसका आसान तरीका है, हम सबसे पहले इंडिविजुअल की बात कर लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि कोई रेजिडेंट है या नहीं है? स्टेप नंबर 1, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो रेजिडेंट, अगर वो सरकारी मुलाजिम है तो
रेजिडेंट है। अगर वो सरकारी मुलाजिम नहीं है तो स्टेप नंबर 2, उसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज्यादा है तो रेजिडेंट है। उसका फिजिकल स्टे इन पाकिस्तान 182 डेज से ज्यादा है तो रेजिडेंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्टेप नंबर 3, यानी एक बंदा सरकारी मुलाजिम भी नहीं है और उसका पाकिस्तान में स्टे 182 डेज से ज्यादा भी नहीं है, तो देखा जाएगा क्या वो पाकिस्तान का शहरी है, क्या वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट तो नहीं है, क्या उसका किसी दूसरे मुल्क में स्टे 182 डेज से ज्यादा तो नहीं है। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो गई, यानी वो पाकिस्तान का सिटीजन हो, किसी दूसरे मुल्क में उसका किसी दूसरे मुल्क में वो किसी दूसरे मुल्क का रेजिडेंट ना हो, या किसी दूसरे मुल्क में उसका स्टे 182 डेज से ज्यादा ना हो, तो फिर उस बंदे को रेजिडेंट कहा जाएगा। अगर ये शर्त भी पूरी नहीं होती तो फिर वो बंदा नॉन रेजिडेंट है। अगर ये शर्त भी पूरी नहीं होती तो ये बंदा नॉन रेजिडेंट है। सर जी, इस स्केच ने बड़ी क्लैरिटी से आपको बता देना है कि कौन रेजिडेंट है और कौन रेजिडेंट नहीं है। इसको बड़ी डिटेल में समझने की ज़रूरत है। मैंने आपको एक तरतीब से ये बता दिया है। जब भी कोई सवाल है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा इस बार रेजिडेंट वाला सवाल आना है। सवाल आए, ये आपके पास एक टेबल है जो अगर आपके दिमाग में फिक्स हुआ है, इंशाल्लाह सवाल गलत नहीं होगा। सर जी, अब जब डेज की गेम आई तो एक बात समझ आ गई कि यार ये डेज तो बड़े इंपॉर्टेंट है। कौन सा दिन शामिल करना है और कौन सा दिन शामिल नहीं करना। उन्होंने कहा हर दिन शामिल करना। बीमार थे, जिस दिन पाकिस्तान आए वो वाला दिन भी शामिल करो, जिस दिन पाकिस्तान से गए वो वाला दिन भी शामिल करो, जिस दिन जॉब पे गए वो वाला दिन भी शामिल करो, जिस दिन जॉब पे नहीं गए वो वाला दिन भी शामिल करो। आप बीमार थे वो वाला दिन भी शामिल करो, हड़ताल थी वो वाला दिन भी शामिल करो, कोरोना आ गया था, लॉकडाउन था, वो वाला दिन भी शामिल करो। आप फिजिकली पाकिस्तान में थे तो वो वाला दिन शामिल होगा। अलबत्ता अगर इन ट्रांजिट में थे तो वो वाला दिन शामिल नहीं होगा। सर, इन ट्रांजिट की क्या स्टोरी है, जरा ये देखिए। एक बंदा शारजा से लाहौर आया है और लाहौर से यूके गया है, तो लाहौर में अगर वो 6 घंटे रुका है तो इसको इन ट्रांजिट कहते हैं, फ्लाइट इन ट्रांजिट। शारजा से लाहौर आया, लाहौर से यूके गया, ये जो लाहौर में 6 घंटे का इसका स्टे था, इस दिन को शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये इन ट्रांजिट है। लेकिन वो लाहौर से कराची गया और कराची से यूके गया, तो अब जो कराची में दिन आया, क्या वो वाला दिन काउंट होगा? यस, क्योंकि इन ट्रांजिट वो होता है जो 2 डिफरेंट कंट्रीज आउटसाइड पाकिस्तान हो, जहां पर जाना है और जहां से जाना है। अगर वो दोनों मुल्क पाकिस्तान से बाहर हो तो वो इन ट्रांजिट काउंट नहीं होता। लेकिन आप लाहौर से कराची आए तो कराची जो ट्रांजिट आपने किया वो वाला दिन काउंट होगा। तो ये वाला दिन काउंट नहीं होगा। इन ट्रांजिट जो जहां पर ये देखे सर लिखा हुआ है उसने, वो कहता है 2 डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान के हवाले से जो ट्रांजिट होता है वो वाला दिन काउंट नहीं होगा, बाकी सारे दिन काउंट होंगे। रेजिडेंट कंपनी क्या है? हर वो कंपनी जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनी है रेजिडेंट कंपनी। हर वो कंपनी जिसकी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरा साल पाकिस्तान में रही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन पाकिस्तान है, तो वो भी रेजिडेंट कंपनी है। हर वो कंपनी जो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट है वो भी रेजिडेंट है। कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट है। वो कहता है यूके में एक कंपनी बनी है, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक, हम कहेंगे वो रेजिडेंट है। कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो रेजिडेंट है। कंपनी की कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली पाकिस्तान में हो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, तो इसमें 3-4 बातें काम की। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मुराद आप हेड ऑफिस भी कह सकते हैं। होली से मुराद है सारे की सारी वो पाकिस्तान में हो तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। इट इज अ प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। तो भाई कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सारे की सारी, अगर एक माह भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पाकिस्तान में रही तो वो कंपनी रेजिडेंट होगी। शर्त यह पूरी की पूरी होनी चाहिए सारी कंपनी की। लो सर,
उसके बाद आगे चलते हैं। सोच रहा हूं कि सब ब्रेक को ना 15 मिनट बाद का कर दीजिए, मैं ये वाला एरिया कवर करवा दूँ। मेरा ख्याल है वो ब्रेक के लिए भी वेट कर रहे थे, उन्हें बता दें कि ब्रेक 15 मिनट तक होगी। ये वाला एरिया बड़ा है, मैं ये हो जाए तो सबसे बेहतर है। लो सर, टैक्स रिजीम की बात करने लगा हूँ। सर आपने अभी एनटीआर में एक बात पढ़ी है यार, ये एरिया ज़रा ध्यान से समझना, कोशिश करें कि कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लें तो सबसे अच्छा। सर अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा कि हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, ये टोटल इनकम होती है, डिडक्टेबल अलाउंस लेस होते हैं, टैक्सेबल इनकम आती है, रेट अप्लाई करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी आती है और टैक्स क्रेडिट होता है। सर फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब होता है निजाम। एक टैक्स लगाने का निजाम ये है कि इनकम को टोटल करें, फिर डिडक्टेबल अलाउंस लेस करें, फिर टैक्सेबल इनकम, फिर टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद टैक्स क्रेडिट। ये नॉर्मल टैक्स रिजीम है। फाइनल टैक्स रिजीम भी एक निजाम है टैक्स लागू करने का, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंस क्या है? सर आपको पैसे टैक्स कट के मिलेंगे। पहली बात क्या है? पैसे टैक्स कट के मिलेंगे। एफटीआर के तहत वो इनकम जिस पर एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लगता है उसको एफटीआर इनकम बोलते हैं। तो जनाब एफटीआर इनकम जो है वो टोटल इनकम में तो शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। एफटीआर इनकम में से कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। सर डिविडेंड जो है वो एफटीआर इनकम की एग्जांपल है, इसमें से कोई खर्चा माइनस नहीं होगा। एफटीआर इनकम टोटल इनकम में तो शामिल होगी लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी। एफटीआर इनकम पे टैक्स लायबिलिटी जो स्लैब रेट्स आपने देखे हैं एफटीआर इनकम पे, वो वाले स्लैब रेट्स अप्लाई नहीं होते। एफटीआर इनकम पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। तो ये एक डिफरेंट तरह की इनकम है एफटीआर इनकम। पहली बात यह है टैक्स कट के पैसे मिलेंगे। अगर मुझे डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड एफटीआर इनकम है। अब अच्छा, अब डिविडेंड एफटीआर इनकम है, मुझे डिविडेंड मिला 100 रुपए की इनकम थी, 15 रुपए टैक्स कटने के बाद मुझे पैसे ही 85 मिलेंगे, यानी टैक्स कट के मिलेंगे। और ये जो टैक्स कटेगा ये फाइनल टैक्स होगा। फाइनल टैक्स का मतलब है अब इस पर मजीद इनकम टैक्स नहीं लगना। अब जो 85 मेरे पास आया ना ये साफ सुथरा है, इस पर मुझे अब कोई और इनकम टैक्स अदा नहीं करना। सर टैक्स कट के मिलता है, कोई खर्चा माइनस नहीं होता, डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलता, टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, लॉसेस एडजस्ट नहीं होते। जो टैक्स कट जाता है वो नॉन एडजस्टेबल होता है। जो टैक्स कट जाता है वो नॉन एडजस्टेबल होता है, यानी उस पर कोई रिफंड नहीं मिलता। तो भाई ये सारी बातें हैं जो एफटीआर के हवाले से आपसे डिस्कस करनी थी। एक तीसरी आइटम है जिसको कहते हैं सेपरेट ब्लॉक आइटम। सेपरेट ब्लॉक आइटम के बारे में बस ये देख लीजिए कि ये 5 तरह की सिर्फ चीजें हैं। सेपरेट ब्लॉक आइटम में सिर्फ ये 5 चीजें आती हैं। ये हेड्स ऑफ इनकम में तो शामिल होती हैं, टोटल इनकम में तो शामिल होती हैं, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। और इस पर रेट भी क्या लगता है? सेपरेट। सर सेपरेट ब्लॉक आइटम का मतलब ही है कि रेट सेपरेट लगेगा, इस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होता। सर जी जब मैंने कहा कि ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, हेड ऑफ इनकम में शामिल होता है, तो सर याद रखिए ये 5 तो आइटम्स हैं टोटल। टर्मिनेशन बेनिफिट और अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी ये अंडर द हेड सैलरी टैक्स होता है। प्रॉफिट ऑन डेट ये इनकम फ्रॉम सोर्स के हेड में टैक्स होता है। और गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी ये अंडर द हेड कैपिटल गेन टेस्ट होता है। तो भाई सेपरेट ब्लॉक आइटम की बात भी कर दी। सेपरेट ब्लॉक आइटम टोटल इनकम में शामिल होगी, हेड्स ऑफ इनकम में शामिल होगी, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होगी, डिडक्टेबल अलाउंस माइनस नहीं होगा, टैक्स क्रेडिट माइनस
नहीं होगा, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है, इसलिए ये टेबल बड़े काम का है, उसमें ये सारी बातें मेंशन्ड है। सर जी, डिविडेंड इनकम, कंपनी की इनकम का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में तकसीम कर दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड इनकम एफटीआर इनकम कहलाती है, यानी इस पर फाइनल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लगता है। यानी अगर मुझे 100 रुपए का डिविडेंड मैंने कमाया है तो मुझे 15 रुपए का टैक्स कटने के बाद वसूल ही 85 होंगे। सर, डिविडेंड में क्या क्या शामिल है? 7 चीजें हैं सर। डार फॉल निमोनिक है, जेन में रखने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग मनी। सर, एसेट अगर आप तकसीम कर रहे हैं तो ये भी एसेट अगर आप तकसीम कर रहे हैं तो ये भी डिविडेंड है। डिबेंचर्स अगर आप तकसीम कर रहे हैं तो ये भी डिविडेंड है। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी पर जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये भी, कंपनी लिक्विडेट हो गई और जो डिस्ट्रीब्यूशन की, ये भी डिविडेंड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द कंपनी तो ये भी डिविडेंड है। सर, लोन और एडवांस गिवन बाय अ प्राइवेट कंपनी और अ ट्रस्ट टू द शेयर होल्डर, ये भी डिविडेंड है। अमाउंट एक्सपेंडेड बाय द प्राइवेट कंपनी ऑन बिहाफ फॉर द बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, ये भी डिविडेंड है। प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय को अगर लोन दे तो वो भी डिविडेंड है। प्राइवेट कंपनी अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए को खर्चा करे तो वो भी डिविडेंड है। ये 2 प्राइवेट कंपनी के पॉइंट्स हैं, एक फॉरेन कंपनी के पॉइंट्स हैं। फॉरेन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिविडेंड होता है। और 4 डिस्ट्रीब्यूशन है, एसेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिबेंचर्स को लिक्विडेशन के मौके पर और रिडक्शन के मौके पर, 4 डिस्ट्रीब्यूशन है। ये बेसिकली डार फॉल एक निमोनिक बनाया है इसको याद करने के लिए। बुनियादी तौर पे जब इसहाक डार साहब आते हैं पावर में तो डॉलर जो है वो नीचे गिरता है, उस हवाले से एक याद रखने के लिए बनाया था डार फॉल, ताकि याद रहे। और इसको ये 7 पॉइंट्स। तो डी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, of a distribution of debenture, of a distribution on liquidation, of a distribution of reduction, reduction of capital के मौके पे जो distribution है, liquidation के मौके पे जो distribution है, debentures के मौके पर और assets के मौके पर, और फिर loan और advance given by a private company to its shareholder। अब 2 प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी मैंने एम्प्लॉय कह दिया, शायद शेयर होल्डर है। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर के फायदे के लिए जो खर्चा करेगी, प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर को जो लोन दे। सर, अगर एक बंदा 1 लाख रुपए का लोन, शेयर होल्डर अपनी कंपनी से 1 लाख रुपए का लोन लेता है जो प्राइवेट कंपनी है, तो कंपनी उसे 1 लाख रुपया नहीं देगी, कंपनी उसे 85 देगी। क्यों? सर, कंपनी इस लोन को डिविडेंड ट्रीट करेगी और 15,000 का टैक्स काट के 85,000 उसे दिया जाएगा। सर जी, मेरी बात समझ आ रही है? तो ये डिविडेंड है। All distribution must be up to the extent of accumulated profits possessed by the company at the date of distribution। याद रखना, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये accumulated profits की हद तक होनी चाहिए। सर, कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन, अगर फॉरेन कंपनी पेट्रोलियम का काम करे, अगर फॉरेन कंपनी पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का काम करे तो उसे डिविडेंड नहीं समझा, उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। अगर कोई बैंक या कोई लैंडिंग कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे, जिसका काम ही लोन देना है, अगर वो अपने शेयर होल्डर को भी लोन दे दे तो उसे भी डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। अगर लोन को डिविडेंड समझ लिया गया और बाद में सचमुच का डिविडेंड मिल गया तो फिर उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। और अगर लिक्विडेशन
या रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इन 3 मौकों पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, पैसे दिए गए हैं। किसको? ऐसे बंदे को जो कि सरप्लस एसेट का हकदार नहीं है, यानी डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर सरप्लस एसेट का हकदार नहीं होता। तो डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी की लिक्विडेशन या रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पर जो शेयर, जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, जो पैसे अदा किए जाएं, उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। डिविडेंड सिर्फ उसको समझा जाता है जब पैसे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को दिए जाएं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के अलावा डिबेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो पैसे दिए जाएं लिक्विडेशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के मौके पर, तो उसे डिविडेंड नहीं समझा जाएगा। डिविडेंड एफटीआर है, एफटीआर वाले रूल अप्लाई होते हैं। फी फॉर टेक्निकल सर्विस में वो कहता है कि कोई टेक्निकल सपोर्ट के लिए आपने मैनेजेरियल, टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज ली हैं तो उस पर याद रखिएगा ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस में शामिल होता है। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन या असेंबली का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस में नहीं आता। और अगर आपने किसी बंदे को जॉब पे रख लिया है और उसको आप पैसे दे रहे हैं तो उस पैसे को आप फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं कहेंगे अगर वो उस बंदे के लिए सैलरी है। अगर मैंने एक बंदे को, टेक्नीशियन को अपने पास नौकरी पे ही रख लिया है, इस केस में मैं उसे सैलरी दे रहा हूँ, उस बंदे के लिए वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होगी। रॉयल्टी से मुराद है पैसे जो आप वसूल करें पेटेंट या इन्वेंशन के अगेंस्ट, कॉपीराइट्स ऑफ लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क के अगेंस्ट, विजुअल इमेजेस के अगेंस्ट, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल नॉलेज के अगेंस्ट, या इंडस्ट्रियल कमर्शियल इक्विपमेंट को यूज़ या राइट टू यूज़ करने के अगेंस्ट, और कोई असिस्टेंस दी है आपने उसके अगेंस्ट, या आपने राइट बेच ही दिया। यानी एक तरफ तो ये है ना कि मैं किताब लिखी है, किताब पब्लिशर को दी है कि जितनी किताबें छपेंगी तुम मुझे हर किताब की रॉयल्टी दोगे, हर किताब के एवज पैसे दोगे, ये होती है रॉयल्टी। अच्छा, ये भी होता है कि मैंने किताब 26 लाख की बेच दी है, अब वो 1000 कॉपियां बनाए या 50,000 बनाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो भी रॉयल्टी कहलाती है। सर जी, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस अगर नॉन रेजिडेंट कमाए तो एफटीआर, अगर रेजिडेंट करे तो एनटीआर। सर जी, नॉन रेजिडेंट कमाए तो एफटीआर, रेजिडेंट कमाए तो एनटीआर। नॉर्मली ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। अगर कोई बंदा अपना दफ्तर बना के वो वाली सर्विसेज दे रहा हो तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। अगर कोई बंदा अपनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाकर, अपना दफ्तर बनाकर आपको सर्विसेज दे तो वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है। और इस केस में अगर वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है उसकी तो फिर वो एफटीआर के तहत उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फॉरेन सोर्स इनकम रॉयल्टी की हो या फी फॉर टेक्निकल सर्विस की हो, उस पर एफटीआर के तहत टैक्स लगता है 15% के हिसाब से। वुमेन एंटरप्राइजेस, वो एंटरप्राइजेस जिसकी मलकियत औरतों के पास है, सोल प्रोप्राइटर है तो औरत हो, पार्टनरशिप है तो सारी पार्टनर्स औरतें हो, कंपनी है तो सारी शेयर होल्डिंग औरतों के पास हो, वो वुमेन एंटरप्राइज कहलाती है। 1 जुलाई 2021 के बाद अगर ये इदारा बना है तो ये वुमेन एंटरप्राइज कहलाएगा। और याद रखिएगा 25 जितनी भी लायबिलिटी बनेगी इस एंटरप्राइज की 25% माफ़ कर देंगे, 25% रियायत दे दी जाएगी। This benefit will not be available to business that is formed by transfer or reconstitution। सर जी, वो कहते हैं ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा ऐसे बिजनेस के लिए दैट इज, अगर एक इदारा पहले ही बना हुआ था, दो मर्दों ने उस इदारे को छोड़ के 2 खवातीन इंडक्ट कर ली हैं, 2 पार्टनर जो मेल थे उन्होंने पार्टनरशिप से डिज़ाइन करके 2 खवातीन उस पार्टनरशिप में आ गई हैं, तो फिर भी उसको वुमेन एंटरप्राइज नहीं कहा जाएगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन या स्प्लिटिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग बिजनेस को चेंज किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, वो उससे वो एंटरप्राइज नहीं बनेगी। वुमेन एंटरप्राइज नई एंटरप्राइज हो, सारी खवातीन हो, तो फिर लायबिलिटी का 25% माफ कर देंगे। सर जी, अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को, अपोर्शनमेंट तकसीम करने को कहते हैं। और इसमें जब कॉमन खर्चा हो, हेड्स ऑफ इनकम, डेरिवेशन ऑफ मोर देन 1 हेड ऑफ इनकम, अगर खर्चा कॉमन हो, मुश्तरका खर्चा हो, एक से ज्यादा हेड्स का, या एनटीआर और एफटीआर इनकम है लेकिन खर्चा मुश्तरका है, या हेड्स एक से ज्यादा है खर्चा मुश्तरका है, या
बिजनेस हेड ऑफ इनकम बिजनेस ही है, लेकिन एक स्पेकुलेशन है और एक नॉन स्पेकुलेशन है। यार आज तो ये बात समझ आ रही है ना। जब मैं पहले शुरू में पढ़ाते तो उस वक्त बच्चे ने स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन नहीं पढ़ा होता। अब तो रिवीजन क्लास है, अब तो हम बता सकते हैं कि भैया एक से ज्यादा हेड ऑफ इनकम हो या स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन हो, यानी एक हेड ऑफ इनकम के अंदर स्पेकुलेशन नॉन स्पेकुलेशन हो जाए, या कुछ इनकम एनटीआर हो कुछ एफटीआर हो, उस केस में अगर खर्चा मुश्तरका और कॉमन हो तो उसको तकसीम किया जाता है, उसको अपोर्शनमेंट कहते हैं। नॉर्मली ये इसका फॉर्मूला होता है रिसीट की बेस पर तकसीम किया जाता है, ग्रॉस रिसीट। अब सेल्स टैक्स में भी अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, स्पेकुलेशन बिजनेस के सवालों में भी आपने अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। टोटल इन रेवेन्यू of a particular class of income divided by या receipt of a particular class of income divided by receipt of total heads of income multiply by amount of expense। किस खर्चे को कितना तकसीम करना है इस फॉर्मूले के तहत किया जाता है। सर जी आगे आगे फेयर मार्केट वैल्यू, इसमें 4 पॉइंट है, जितने में वो चीज बिक जाए वो फेयर मार्केट वैल्यू है। दूसरी बात, टैक्स वाले जब फेयर मार्केट वैल्यू की बात करते हैं तो वो कहते हैं इस फैक्टर को इग्नोर कर दो कि वो नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश है या रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है। अगर टैक्स वालों ने कहते 3 साल तक शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते तो फेयर मार्केट वैल्यू इसकी वजह से मुतासिर नहीं होगी। टैक्स वाले कहते हैं इस फैक्टर को कंसीडर ना करो। सर अगर प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं डिटरमिन कर पा रहे तो बोर्ड करेगा, और अगर बोर्ड भी नहीं कर पा रहा तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेगा, जिसको डीसी रेट कहते हैं स्टैम्प पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेट उसने डिटरमिन किया होता है। सर जी उसके पास आगे रिसीट ऑफ इनकम। कब समझा जाएगा मैंने इनकम कमा ली, कब समझा जाएगा मैंने इनकम वसूल कर ली, सॉरी, जब मैं आई कैप के ऑफिस में अकाउंट्स ऑफिस में गया और मैंने चेक वसूल किया, समझा जाएगा मैंने इनकम वसूल कर ली। पॉइंट नंबर 2, जब मुझे आई कैप वालों ने फोन किया सर आपका चेक आ गया, मैं समझा जाएगा मैंने इनकम वसूल कर ली। पॉइंट नंबर 3, जब मेरा भाई आया और मैंने आई कैप फोन करके कह दिया सर मेरा भाई आ रहा है उसे चेक दे दें, समझा जाएगा मैंने इनकम वसूल कर ली। जब एक्चुअल में कर ली, जब मेरी इंस्ट्रक्शन पे किसी को दे दिया गया, जब मेरे भाई को चेक दिया, समझा जाएगा मैंने वो इनकम वसूल कर ली। तीसरे नंबर पे जब आई कैब ने फोन करके कह दिया सर आपका चेक आ गया, समझा जाएगा मैंने इनकम वसूल कर ली है। अब एक बात और है इसमें, और वो ये है कि सर इनकम तो थी ₹1,00,000 लेकिन चेक 90,000 का मिला है, क्या समझा जाएगा मैंने ₹1,00,000 वसूल किया या 90,000 किया? सर अंडर एनी प्रोविजन ऑफ लॉ अगर टैक्स डिडक्ट किया गया है तो समझा जाएगा वो मैंने वसूल किया है। अप्लाइड ऑन बिहाफ और एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन अंडर एनी लॉ। सर किसी लॉ के तहत, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत इनकम पे टैक्स कट, सैलरी पे टैक्स कट के मुझे मिलना है, ये जो टैक्स कटा है समझा जाएगा मैंने ये वसूल किया है। सर रिसीट ऑफ इनकम में ये बात थी। एक बार सर जी 2022 में परचेज की ₹1,00,000 की और ये खर्चा एज डिडक्शन अलाउ हो गया। 2023 में ये परचेजेस जो की थी वो आइटम खराब निकली, वापस कर दी। जब मैंने ये परचेज रिटर्न की है और पैसे रिकवर हो गए हैं, तो ये जो पैसे रिकवर हुए हैं चाहे वो कैश में हुए, मैंने एक बंदे से ₹1,00,000 लेना था, मैंने कहा 2 भी ₹1,00,000 माल तुम्हारा खराब है, उसने माल लेके $1,00,000 मुझे दे दिया, जिस साल वो $1,00,000 मुझे दिया ये रिकॉर्ड एक्सपेंस है, मेरी इनकम में शामिल होगा। सर केस नंबर 2 भी है, उसके पास पैसे नहीं थे, मैं उसकी मोटरसाइकिल ले आया। अब ये बाइक जो मैंने उसकी रिकवर की है, उसने कहा चाहे इन काइंड रिकवर किया चाहे इन कैश रिकवर किया, इसको इनकम में शामिल किया जाएगा। अच्छा जी अगली बात, सर जी पाकिस्तान में टैक्सेबल इनकम कभी डॉलर में, पाउंड में, यूरो में नहीं हो सकती। जो इनकम होगी वो सारी की सारी किस में होगी? रुपी में होगी, हमेशा रुपी में होगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बाहर से पैसे आ रहे हो तो फिर उसका क्या करेंगे? सर उसको एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज रेट लगाएंगे। कौन सा? स्टेट बैंक का। किस दिन का? जिस दिन की ट्रांजैक्शन है। तो भैया ना डॉलर चलेगा ना यूरो चलेगा, सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी जो है वो पाकिस्तान टैक्स वाले लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स और टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी। सर अगर हेड ऑफ इनकम सीज हो जाए, एक बंदा था उसका कारोबार था, दुकान थी, उस दुकान पर आग लग गई, अब उसने नौकरी शुरू कर दी। 2022 में उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस थी,
2023 में उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है बल्कि उसकी सैलरी है। तो 2023 में उसका इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड सीज हो गया हुआ है। वो कहता है अगर 2023 में मुझे उस बिजनेस के जलने के हवाले से इंश्योरेंस वसूल हुई तो 2023 में उस पर ऐसे टैक्स लगेगा जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। तो हेड ऑफ इनकम सीज होने के बावजूद वो कहता है कि जनाब हेड ऑफ इनकम अगर सीज हो गया तो हम समझेंगे अगर उसके बावजूद आपको इनकम वसूल हुई है तो वो टैक्स होगी जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। सर जी 2022 में अगर आपने एक्रूअल बेसिस पर 2022 में अगर आपने एक्रूअल बेसिस पर इनकम रिकॉर्ड की है और 2023 में आप रिसीट बेस पर इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सर एक बार जब आपने डेटर एक ट्रांजैक्शन को एक बार इनकम रिकॉर्ड करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे। 2022 में जब डेटर बनाया तब इनकम रिकॉर्ड की, 2023 में जब कैश वसूल किया तब इनकम रिकॉर्ड की। एक ही ट्रांजैक्शन को 2 बार टैक्स नहीं कर सकते और एक ही खर्चे को 2 बार माइनस नहीं कर सकते। यानी एक बार जब एक्रूअल की बेस पर आप एक्सपेंस जब रिकॉर्ड किया पेबल तब एक्सपेंस माइनस कर दिया, बाद में जब पे किया तब माइनस कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता सर। वो कहते हैं अगर आप अब जुमला सुनना, उसने कहा अगर आप रिसीवेबल बेस पर इनकम बुक कर रहे हैं तो जब एक्चुअली रिसीव होगा तब इनकम बुक नहीं करेंगे, और अगर आप पेबल बेस पर एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो जब एक्चुअली पे करेंगे तब उसको तब एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, इनकम में से माइनस नहीं होगा। लो सर ये चैप्टर नंबर 4 था। कोशिश मैंने की है कि तकरीबन ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स ही मैंने आपको दोहरा दिए हैं। नोट कर लीजिए, कोई बात हो उसको इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इंशाल्लाह सेशन 2 में चैप्टर नंबर 5 करते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही। आप इस ब्रेक को थोड़ा सा कम कर लीजिए, 15 मिनट की ब्रेक है। लेट्स से 11:40 पे अगला सेशन शुरू करते हैं। थैंक यू सर।